जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर MPS 3 PYQ सीरीज। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट और कास्ट इनइक्वालिटी जैसे हाई रिटर्न PYQ कवर किए थे। आज की वीडियो में हम और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरलिज्म। दूसरा टॉपिक है जुडिशरी इन इंडिया। इन दोनों टॉपिक पर लास्ट 5 ईयर में पांच पांच बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सेक्शन 1 में। तो एग्जामिनर इन्हें कोर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन मानता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यह समझना है कि फेडरल सिस्टम और जुडिशरी इन इंडिया ये दोनों साथ क्यों पढ़ने हैं। क्योंकि फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग है और जुडिशरी मतलब गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बैलेंस होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? फेडरल सिस्टम प्लस जुडिशरी, ये दोनों मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को सस्टेन करते हैं। क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। और एग्जामिनर को डेफिनेशन नहीं चाहिए, ही वांट्स कि इंस्टीट्यूशन काम कैसे करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक कैसा है, वो एग्जामिनर डिमांड करता है हमसे। तो सबसे पहले देखेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, फेडरल सिस्टम। तो देखो, डिफरेंट ईयर डिफरेंट ईयर में हमें क्या क्या पूछा है? वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम, ठीक है, वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम। उसके बाद नेचर पूछा है, फिर से वर्किंग पूछा, फिर वर्किंग, फिर वर्किंग। देखो, ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर हमें सेक्शन 1 में देखने को मिलता है। सेक्शन 2 में सिर्फ 2018 में पूछा था। तो हर बार की तरह मैं फिर से बोलूंगा, एग्जामिनर सिर्फ क्या करता है? वर्डिंग चेंज कर रहा है, बट उसका कोर जो कंसेप्ट है वो फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरलिज्म इसी टॉपिक पर आधारित है। ठीक है। तो हम देखते हैं पहले एग्जामिनर की कोर डिमांड क्या है, व्हाट एग्जामिनर एक्चुअली वांट। वो क्या सोचता है कि एग्जाम में हम क्या लिखे। तो वो चाहता है कि फेडरलिज्म को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की तरह नहीं देखना, बल्कि फेडरलिज्म को एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की तरह एक्सप्लेन करना चाहिए हमें आंसर राइटिंग में। फिर की आइडियाज कौन कौन सी है उसे दिखनी चाहिए, जैसे कि फेडरलिज्म की आइडियाज क्या है? सेल्फ रूल प्लस शेयर रूल। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो चाहता है यूनियन टाइप फेडरल पॉलिसी। थर्ड वो चाहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेंट्रलाइजेशन वर्सेस एटोनॉमी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फंक्शनिंग। ठीक है। तो एग्जामिनर प्योरली डिस्क्रिप्टिव है प्लस एनालिटिक है। ओके, हमें इमोशनली कुछ भी लिखना नहीं है एग्जामिनर में। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप सिर्फ देखो, स्ट्रक्चर फॉलो करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो भी क्वेश्चन के रिलेवेंट आपको लगता है ना, इस स्ट्रक्चर में डाल दो, एग्जामिनर आपको मार्क देगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो इस फार्मूले को याद रखो फिर। ठीक है। अभी भी सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? फेडरल या फिर फेडरलिज्म कोई स्टैटिक आइडिया नहीं है, यह हम बताएंगे। या फेडरलिज्म स्टैटिक आइडिया नहीं है। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म नेशन बिल्डिंग का एक टूल है। ठीक है। फेडरलिज्म एक नेशन बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट टूल है। और इंट्रोडक्शन में आप और बताएंगे उन्हें कि इंडियन फेडरलिज्म डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसके लिए डिजाइन किया है इंडियन फेडरलिज्म डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया है। यूनिटी और प्लूरलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है इंडियन फेडरलिज्म। तो फिर इंडियन फेडरलिज्म कौन सा मॉडल अप्लाई करता है, कौन सा मॉडल फॉलो करता है? तो हम यूनियन टाइप
मॉडल फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में इन इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड है फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो बस इतना हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो फिर एक देखते हैं आइडियल इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है हमें। तो सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे फेडरलिज्म एक डायनामिक थ्योरी ऑफ नेशन एंड स्टेट बिल्डिंग बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव कोएग्जिस्टेंस। उसे कनेक्ट करेंगे, इट सीक्स टू रिकंसाइल यूनिटी ऑफ पॉलिटी विथ प्लूरलिटी ऑफ सोसाइटी थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल प्लस शेयर्ड रूल। मतलब स्टेट के पास भी हो, सेंटर के पास भी। इंडियन फेडरलिज्म, अभी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा लिखना है। अब पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, फेडरलिज्म का नेचर क्या रहता है, फिर उसको कनेक्ट किया इंडिया से। तो इंडिया में किस तरह से इवॉल्व हुआ। इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड एज यूनियन टाइप फेडरल पॉलिटी डिजाइन टू accommodate social diversity, promote national unity and ensure cooperative governance between union and state। और वर्किंग कैसी है इंडियन फेडरलिज्म की। Working of the federal system in India must therefore be understood through its constitutional design, distribution of power and actual functioning in practice। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी बॉडी पार्ट में क्या लिखना है हमें। तो देखो, बॉडी पार्ट में हम एज यूजुअल पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, उसमें डालेंगे इंडियन फेडरलिज्म का नेचर। इंडियन फेडरलिज्म नेचर, जैसे कि यूनियन स्टेट, फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में थोड़ा मेंशन करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस। इसमें लिखेंगे यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, जो 7th शेड्यूल में है। उसके बाद एक्सक्लूसिव और शेयर्ड पावर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखना है हमें इंस्टीट्यूशनल शेयर्ड रूल। इंस्टीट्यूशनल शेयर्ड रूल के बारे में लिखेंगे, जैसे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बॉडीज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट में लिखना है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर आप और लिखोगे सरकमस्टेंशियल सेंट्रलाइजेशन और कंसिक्वेंशियल सर्कमस्टेंसेस, या फिर कंसिक्वेंशियल सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, ये दो टॉपिक्स लिखना है पॉइंट, बॉडी के पॉइंट 4 में। ठीक है, पॉइंट 5 में लिखेंगे एक्चुअल वर्किंग क्या है। इतना तो बोला है हमने, बट एक्चुअल वर्किंग क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा। किसकी, सेंट्रल और स्टेट वर्किंग रिलेशन। उसके बाद जुडिशियल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें बॉडी पार्ट में फैक्ट्स नहीं, फ्रेमवर्क लिखना है। ठीक है, फ्रेमवर्क पर फोकस करना है। अभी थोड़ा सा आइडियली हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो पॉइंट 1 डाल के नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म डालेंगे। फिर उसमें क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट विद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। नो राइट ऑफ सक्सेशन। फिर यूनियन एंड स्टेट डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, यूएसए के फेडरलिज्म से कंपेयर करेंगे। तो यूएसए के पास हर जो स्टेट है, न्यूयॉर्क स्टेट है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और यूएसए का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो उनके वहां पर इस तरह की फेडरलिज्म सिस्टम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस में लिखेंगे 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि डिफेंस आता है। ठीक है, एयरपोर्ट आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, etc। स्टेट में स्टेट रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। कॉन्करेंट में यूनियन प्लस स्टेट दोनों भी सब्जेक्ट्स आते हैं। यानी कि लिखना यह है कि यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा पावर यूनियन के पास है,
स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट प्लस यूनियन दोनों को भी पावर है, बट अपर हैंड यूनियन का रहता है। फिर एक्सक्लूसिव शेयर्ड एंड कॉन्करेंट कॉम्पिटेंस ये लिखेंगे। रेसिड्यूरी पावर वेस्टेड इन यूनियन, ठीक है। एट द एंड सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। ऑल्दो वी हैव फेडरल सिस्टम, बट अपना फेडरल सिस्टम में यूनियन को थोड़ा अपर हैंड होता है। ओके, और ये पॉइंट हमने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया है। सेल्फ रूल प्लस रूल, शेयर्ड रूल अलोंग विथ कैसे, इस तरह से यूनियन टाइप फेडरल पॉलिसी के तरह, ठीक है। हमने ये तो फॉलो किया है, बट इवॉल्व किस तरह से किया है इसे? यूनियन टाइप फेडरल पॉलिसी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ शेयर्ड रूल। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ शेयर्ड रूल में इंडियन स्टेट काउंसिल, फिर जोनल, फिर मिनिस्ट्रियल काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कमीशंस, ये वाले पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी। अभी सेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी में सेंट्र सर्कमस्टेंशियल सेंट्रलाइजेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, फिर कंसेंशुअल सेंट्रलाइजेशन अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 252, एंड यूज एंड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लो इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लेके 360 है। 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट रूल, स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है उसे, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। वर्किंग इन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसीज, एक्सपांशन ऑफ यूनियंस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन, क्योंकि मॉडल ही अपना कैसा है? सेंट्रल यूनियन फॉर्मेट, फॉर्मेट वाला मॉडल है, मतलब यूनियन को ज्यादा पावर है बेसिकली। जुडिशियल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट फेडरल बैलेंस। अभी इस पर हमें नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जुडिशियल इंटरवेंशन टू प्रिजर्व फेडरल बैलेंस, फेडरल बैलेंस को प्रिजर्व करने के लिए कौन सेफगार्ड करता है, काम करता है? जुडिशरी करती है, ठीक है। ये तो हमने लिखा बॉडी पार्ट। अभी दिखेंगे कंक्लूजन। देखो, फिर से मैं बोलूंगा कंक्लूजन में एक्सट्रीम वर्ड्स अवॉइड करो। जैसे कि आप कंक्लूजन में ये ना लिखे कि फेडरलिज्म फेल हुआ है या फिर सेंटर डोमिनेट करता है कंप्लीटली। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू राइट इंडियन फेडरलिज्म रेजिलेंट है, थोड़े चैलेंजेस भी है हमारे फेडरलिज्म में, जैसे कि कोऑपरेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से बैलेंस अप्रोच में हम कंक्लूजन लिखेंगे। अभी एक आइडियल कंक्लूजन देखते हैं। Indian federal system has shown resilience and adaptability in accommodating diversity and maintaining national unity, while centralization has often affected state autonomy. The constitutional framework continue to provide scope for cooperative and collaborative federalism. The success of the Indian federalism ultimately depend on mutual trust, constitutional restraints, balance power shared between union and state. देखो बैलेंस अप्रोच में हमने कंक्लूड भी कर दिया है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अगर देखो दोस्तों, एक बात बोलता हूँ, अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है ना, तो मैं बोलूंगा आपको इस आंसर को आपके वर्डिंग में लिखिए एक या दो बार, ठीक है। क्योंकि एक तो राइटिंग की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, तो इसी आंसर को आपके वर्डिंग में लिखो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जुडिशरी इन इंडिया। क्वेश्चन अलग अलग साल में वर्डिंग बदल बदल के हमें पूछा गया है, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, रोल ऑफ जुडिशरी, फिर जुडिशियल रिव्यू, public interest litigation, examine the nature of relation between executive and judiciary in nature। सेम वर्डिंग चेंज है, कोर कंसेप्ट जुडिशरी पर ही आधारित है। जुडिशरी एक्ट एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरल क्वेश्चन के एट द एंड मैंने आपको यही बोला था कि जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है? सेफगार्ड फेडरलिज्म। तो और ज्यादा इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी पहले देखेंगे एग्जामिनर की कोर डिमांड क्या है, एग्जामिनर एक्चुअली क्या चाहता है हम हमसे जुडिशियरी इन इंडिया इस टॉपिक में। तो एग्जामिनर चाहता है
इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसी है, राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करती है, एग्जीक्यूटिव पर कैसे चेक लगाती है। लेकिन लेकिन याद रखो, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, रिस्ट्रेन और कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, इन सबको बैलेंस करके हमें क्या करना है, इस टॉपिक पर आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, इवेल्युएट द रोल ऑफ जुडिशरी इन सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया। ठीक है, कोर थीम क्या है, जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे जुडिशियल जुडिशरी एक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जुडिशियरी पावर कहां से डिराइव करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेती है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करती है, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के आर्बिटरीनेस पर रोक लगाती है। और एक बात याद रख लिए, डेमोक्रेसी में कब थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर होता है जुडिशरी। तो ये एक्चुअली एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बट इन सब पे चेक रखता है जुडिशरी। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया। एक आइडियल इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। द जुडिशरी इज वाइटल पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया। इट derive its authority from constitution and function as an independent organ entrusted with the protection of fundamental rights and maintain rule of law. As the final interpretation of constitution, the judiciary act as a check on the arbitrary exercise of power by legislative and executive, thereby safeguarding the rights and interest of citizens। ठीक है, पूरा बैलेंस अप्रोच में हमने लिख लिया है। अभी बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, तो बॉडी पार्ट में हम फिर से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। याद रखना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फिर जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, चेक। फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो लिखना ही लिखना है। फिर अब और लिखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में थोड़ा सा लिखेंगे एक्सेस टू जस्टिस। फिर वीकर सेक्शन को कैसे मदद करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, आर्टिकल टू 226 हाई कोर्ट के रिलेटेड रिट्स, वो वाला थोड़ा लिखेंगे। फिर किस तरह से डिग्निटी एंड लिबर्टी मेंटेन करता है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा लिखेंगे। सेपरेशन विथ इंटरएक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस किस तरह से करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बॉडी पार्ट में। पहले तो स्ट्रक्चर एंड जुडिशरी इन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। सबसे अपेक्स में आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जुडिशियल रिव्यू, पावर टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। क्या करता है, पावर टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया है, जो कुछ भी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, वो चेक करने का काम है। डिराइव फ्रॉम द पावर आर्टिकल 13, 32, 226, फिर आर्टिकल 131 से लेके आर्टिकल 137 तक सब क्या करते हैं, पावर डिराइव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब प्रोटेक्ट करेगा वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को, एक्सपांड एक्सेस टू जस्टिस, एड्रेसेस पब्लिक रॉन्ग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, एड्रेस क्या करता है, पब्लिक रॉन्ग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस को एड्रेस करता है। ओके, फिर जुडिशरी एंड राइट्स प्रोटेक्शन। अभी जुडिशरी कौन कौन से राइट प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226।
प्रोटेक्ट करता है लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी। जैसे इमरजेंसी आने के बाद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होते हैं, सस्पेंड होते नहीं है। प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पूछता है ये, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी पूछता है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, सेपरेशन विथ फंक्शनल इंटरैक्शन, जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ओकेजनल टेंशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, ठीक है। इस तरह के 5 पॉइंट हम लिखेंगे। फिर कंक्लूड कैसे करेंगे इस आंसर को, तो कंक्लूजन में दिखाएंगे हम जुडिशियरी डेमोक्रेसी की क्या है, बैकबोन है, और जुडिशियल रिव्यू एंड पीआईएल, इन दोनों ने डेमोक्रेसी को डीपन भी किया है, लेकिन इंडिपेंडेंट एंड रिस्ट्रेन दोनों भी जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड करके हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। आइडियल कंक्लूजन इस तरह से लिखेंगे, द जुडिशरी इन इंडिया हैज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन safeguarding constitutional values, protecting citizens rights and structural democratic governance, ठीक है। ये पॉइंट हमने बॉडी पार्ट में भी डिस्कस किया है। थ्रू जुडिशियल रिव्यू किस तरह से करेंगे, अभी देखो कनेक्ट भी किस तरह से किया है, रोल क्या है और रोल को किस तरह से करेंगे, थ्रू जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13, 32, 226 वाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू सेफगार्ड वीकर सेक्शन, इट हैज एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम the effectiveness of judiciary depends on maintaining institutional independence, restraint and harmonious relations with the executive and legislature। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, टू चेक एंड बैलेंस ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया है फेडरल सिस्टम एंड इंडियन फेडरलिज्म। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जुडिशरी इन इंडिया। दोनों हाई रिटर्न टॉपिक्स है और एग्जाम के फेवरेट है सेक्शन 1 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा टॉपिक कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।